जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी। एक एग्रीमेंट से कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग दिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। यानी क्या बात है कि जो एक एग्रीमेंट है इसमें आप एक प्रॉमिस करते हैं या फिर आप जितने भी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस करेंगे, लेकिन इसका क्या है कि इसकी एक दूसरे के साथ आपकी कंसिडरेशन होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे। जैसे कि आगे इसको समझाने के लिए कहा गया है कि एन एग्रीमेंट देयर फॉर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, ठीक है, ओनली वन पार्टी। ये एक एग्रीमेंट तभी एग्जिस्ट कर सकता है व्हेन वन पार्टी मेक अ प्रपोजल और द अदर पार्टी इसको और ऑफ़र करेंगे टू द अदर, और अदर पार्टी इसको सिग्निफाई करेगी, ठीक है, इस अपनी हिज एसेंट अपनी मर्ज़ी उसको शो करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। यानी एक ने प्रपोजल तैयार किया और ऑफ़र किया दूसरे को और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हम इसके एग्रीमेंट कहलाएंगे, ठीक है, इसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। कहते हैं फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट फॉर एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में मस्ट बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी दीज 2 पॉइंट्स। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज़ प्लूरलिटी ऑफ पर्सन मस्ट बी प्लूरल, ठीक है, 2 और मोर देन 2 बट नॉट लेस देन। कहते हैं कि देर मस्ट बी 2 और मोर पर्सनस टू टेक एन एग्रीमेंट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ, ठीक है, एक ही बंदा खुद से खुद एग्रीमेंट नहीं कर सकता, 2 या 2 से ज़्यादा का होना ज़रूरी है। सेकेंड वन इज़ कंसेंसस एड आइटम, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये एड आइटम इज़ अ फ्रेज़, ठीक है, ये एक फ्रेज़ है और जिसके अंदर हमारे क्या इसका मीनिंग्स क्या है? आइडेंटिटी ऑफ माइंड, ठीक है, इसमें कॉन्सेंट शो करना है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड है, यानी आपका माइंड जो है वो दूसरे से मैच करना चाहिए, ठीक है, आपकी सोच और आपका वक्त भी। यानी चलिए मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ फिर समझाती हूँ। कहते हैं इट मीन्स दैट बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इन सेम सेंस एंड द सेम टाइम। एक ही टाइम पे 2 लोग मिलेंगे, आपस में एग्री करेंगे कि वो किसी एक मामले पे, एक सब्जेक्ट मैटर पे वो कोशिश करने लगे हैं इसके लिए, एग्रीमेंट के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ वो क्या करेंगे कि सेम सेंस के साथ, ठीक है, उनकी सेंस मैच करनी चाहिए और सेम टाइम पे उसके लिए वो एग्री करेंगे। द टर्म कंसेंसस मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स की आइडेंटिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या है? कहते हैं कि ए ऑन साइकिल्स 2 साइकिल्स, ठीक है, साइकिल्स के 2 नेम्स हैं यहाँ पे। A owns 2 cycles, Sohrab and Eagle. Sohrab, अब A want to sell the cycle Sohrab and B thinks he is buying Eagle cycle, ठीक है, ये वाली ए सेल कर रहा है, ये बी ने समझ लिया ये, तो यहाँ पर कहते हैं देयर इज़ नो कंसेंसस एट आइटम एंड कंसिक्वेंटली नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके माइंड्स मैच नहीं किए, इनकी आइडेंटिटीज़ मैच नहीं हुई, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इनके सेम नहीं थे, सेम सेंस नहीं थी एक टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम तो सेम हो सकता है लेकिन यहाँ पे इनकी सेंस सेम नहीं थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों की मिसमैच हो गया, ठीक है। अब क्या है? वो कहते हैं कि देयर इज़ नो कंसेंसस, यहाँ पे इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इनकी जो है वो मिसमैच रहा पे यहाँ पे माइंड, ठीक है, आइडेंटिटी मैच नहीं की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी बेटा क्या है? कहते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी इज़ सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये रिक्वायरमेंट की सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबल इज़ इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे और इनको इन्फोर्स करवाया जाएगा, इन्फोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट होगा, तभी हम इसको एग्रीमेंट मानेंगे। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ द एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है पार्टीज़ के दरमियान में। इफ़ एन एग्रीमेंट डजंट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, अगर इसमें लीगल एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होती, इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे एग्रीमेंट होते हैं।
बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें इसमें उसका इन्फोर्सेस बाय लॉ होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो इन्फोर्स बाय लॉ होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। कहते हैं कि एग्रीमेंट्स ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि सोशल एग्रीमेंट एंड लीगल एग्रीमेंट्स। अब सोशल एग्रीमेंट क्या है? कहते हैं सोशल एग्रीमेंट वो होता है जो कि आपने अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, आपने बस ऐसे ही किसी से कोई बात कही और उसको एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आपने वो ऐसी पोजीशन पे नहीं थे, द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वो ऐसे उसमें नहीं थे, इंटेंड नहीं थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, तो इसलिए लीगल रिलेशन उन्होंने क्रिएट नहीं किया, तो ये सोशल एग्रीमेंट कहलाएगा। देखिए कहते हैं आर सोशल एग्रीमेंट्स आर सोशल इन नेचर एंड डू नो इन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ लॉ। ये लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, विदाउट लॉ ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सच एग्रीमेंट्स द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। यहाँ पे ये लीगल रिलेशन क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं होते, नहीं करते, क्योंकि ये फैमिली में, फ्रेंड में, आपसी ताल्लुकात में कोई ना कोई काम करते हैं। बट द लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? बिकॉज दे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द पार्टीज, जो भी पार्टनर्स हैं उनके दरमियान। कहते हैं कि इन बिजनेस एग्रीमेंट्स इट इज़ प्रिज्यूम्ड, क्या प्रिज्यूम किया जाता है? दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ठीक है। इसमें इंटेंट नो टू इंटेंट लीगल रिलेशंस, बट हियर it is presumed and intend to the create legal relations. So all business agreements are, in other words, contracts. लीगल obligations होंगी, लीगल रिलेशंस होंगे, लीगल एग्रीमेंट्स होंगे, तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहते हैं कि नंबर 1, ए इन्वाइट्स बी टू अ डिनर, बी एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन बट डजंट अटेंड इट, ए कैन नॉट sue B for damages। ये क्लेम नहीं कर सकता, इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट बिकॉज इट डजेंट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें ये लीगली उनको नहीं बुलाया गया था, ठीक है। तो ये सिर्फ उनको इनवाइट किया गया था कि आप लोग डिनर के लिए आए, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एट द टाइम वो नहीं आए, तो अब उन्होंने उनके लिए खाना तो बनाया था, लॉस तो हुआ, डैमेज हुआ, लेकिन वो उन पर किसी भी किस्म का केस नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट था, ये लीगल एग्रीमेंट नहीं था। वट इज़ द लीगल एग्रीमेंट हियर? कहते हैं अप ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 lakh, इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स लीगल obligations बिटवीन द पार्टीज, दिस एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने एग्री कर लिया और बी ने उसको कार दे दी, तो अब वो पैसे नहीं देगा, तो फिर वो उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर उसने पैसे दे दिए और वो उसे कार नहीं दे रहा या उसके पेपर्स नहीं दे रहा, तो इस सेंस में उनके ऊपर केस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखिए, कहते हैं कि इफ़ ए फेल्स टू डिलीवर द कार, बी कैन सू हिम इन द कोर्ट फॉर डिलीवरी, एंड इफ़ बे फेल्स टू मेक द पेमेंट, ए कैन सू हिम फॉर रिकवरी द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीशन के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन की स्टार्ट थोड़ी सी बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है, कहते हैं डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। द क्वेश्चन इज़ डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो काइंडली आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कहते हैं कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे हम देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 3 मेन ग्रुप्स। द फर्स्ट इज इन्फोर्सिबिलिटी, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ठीक है, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके कहते हैं कि एक अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 काइंड्स। जी, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द डेफिनेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ
An agreement becomes enforceable by law when all the essentials of a valid contract as explained by section 10 आर प्रेजेंट. ठीक है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग यानी कि हम क्या देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 है. ठीक है, एक्ट कौन सा है, 1872 एंड द सेक्शन 10. तो क्या कह रहे हैं कि ये तभी वैलिड होगा इफ़ इवन वन मिसिंग देर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी जब दो पार्टीज मिलकर लॉ के अकॉर्डिंग कोई एग्रीमेंट करेंगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ठीक है, अच्छा. अब कहते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स. अब पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं. कह रहे हैं कि इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट मेड तो फिर क्या होगा, बोथ ऑफ द पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़. ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीज़ की स्पेशली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है. इफ़ वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी हैज़ अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी. अगर किसी एक ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो फिर क्या होगा, उसके टास्क पूरा होने से पहले तोड़ा तो फिर क्या होगा, द अदर पार्टी क्या कर सकती है, अपने राइट के लिए उस पर क्लेम कर सकती है. द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट आल्सो. खुद भी उनसे लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ केस करके उनसे कोर्ट में जाके भी अपना हक मांग सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, कहते हैं कि ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 lakh एंड बी एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. इफ़ ए and B both possesses contractual capacity and B is consent is free, there is a there is a valid contract. Sorry, this is a valid contract between A and B. ठीक है, the word is this. कहते हैं दिस इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, कहते हैं कि अगर दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी दोनों की है थी अगर, ठीक है, दोनों ने इस पर पोजेस कर लिया, कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी बन गई, तो फिर क्या हो गया कि इन्होंने 20 कंसेंट इज फ्री और ये इनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब दोनों में से अगर किसी एक ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर क्या होगा, इनको रिकवरी के लिए केस इन पर किया जा सकता है. ठीक है, प्राइस रिकवरी के लिए या फिर कार के लिए. अच्छा, चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह कल के लिए मैं नेक्स्ट आपको या तो ऑनलाइन पढ़ाऊँगी या तो सेंड करूँगी, डिपेंड्स. तो आप लोगों ने इसको लाजमी सुन लेना है. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन मस्ट यू आस्क मी. ठीक है, थैंक यू.